हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले गुप्त साम्राज्य की। अगर आपने हिस्ट्री नहीं भी पढ़ी है उसके बाद भी जो आपको एक बार इस वीडियो को देखना है, गुप्त साम्राज्य से आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ, ये अपने नोट्स से बनाए हुए। तो आप इसको लास्ट तक देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। एक बार देखिएगा ज़रूर, बेशक आपने हिस्ट्री नहीं भी पढ़ी होगी। गुप्त साम्राज्य की बात की जाती है तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था वो कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक आपका श्रीगुप्त था। इसके अलावा जो है गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ कहाँ पे हुआ था? तो ये प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। इंपॉर्टेंट, इसको भी आप याद में रखेंगे। अगला देख लेते हैं। अगला है आपके पास श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो ये हुआ था आपका घटोत्कच। इसके बाद बात आती है चंद्रगुप्त प्रथम की। तो गुप्त वंश का जो प्रथम जो महान सम्राट हुआ वो कौन हुआ? तो ये हुआ था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। तो इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम को क्या है? गुप्त साम्राज्य का प्रथम महान सम्राट इसको माना जाता है। इसके बाद बात आती है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है बहुत से जो है विवाह किए थे। उन विवाह के पीछे क्या कारण था? उनके विवाह के पीछे कारण था उसने अपने साम्राज्य का जो है विस्तार करने के लिए क्या है कि कई लोग के साथ विवाह किए थे। उनमें से एक विवाह किया था उसने लिच्छवी की जो राजकुमारी थी कुमार देवी के साथ। तो इसका भी मेन पर्पज यही था कि अपने साम्राज्य का इसने विस्तार करना था। आगे देख लेते हैं। आगे है कि इन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण की। इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त जो प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त संवत की जो शुरुआत होती है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 319 से 320 के बीच, ये जो आप याद रख सकते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी आपकी गुप्त संवत की शुरुआत। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं शक संवत चला था आपका 78 ईस्वी में, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका जो है एक विक्रम संवत है वो चला था आपका 58 में, तो ये भी आप ध्यान रखें। 58 ईस्वी में ये चला था, 78 में ये चला था, 58 में नहीं शायद 57 में चला है। तो इसको अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो एक बार इसको जाकर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपके पास डायरेक्ट या वन लाइनर क्वेश्चन है, क्वेश्चन टू आंसर, तो इसको आप ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला है आपके पास चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था वो कौन हुआ था? समुद्रगुप्त हुआ था। जब नाम समुद्रगुप्त आता है तो समुद्रगुप्त का नाम किससे रिलेटेड होता है आपका? तो समुद्रगुप्त को क्या है, भारत का जो है नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि समुद्रगुप्त ने क्या है आर्यवर्त के 9 व दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखना है कि चंद्रगुप्त ने क्या किया था, आर्यवर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। और इन्हीं विजयों के कारण क्या समुद्रगुप्त को जो भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे एक और है कि संज्ञा दी है समुद्रगुप्त को नेपोलियन की, भारत का नेपोलियन। तो ये किसने दी है? तो ये दी है विसेंट स्मिथ ने। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये किसने दी थी नेपोलियन की संज्ञा? तो ये दी थी आपको विसेंट स्मिथ ने। चलिए आगे देख लेते हैं कि समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। कविराज के नाम से इसको जाना जाता है क्योंकि क्या है, ये एक संगीत प्रेमी था। इंपॉर्टेंट, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे समुद्रगुप्त का जो है दरबारी कवि था, तो दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का मंत्री। और दरबारी कवि कौन था? तो ये था आपका हरिसेन। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा एक और कवि आपका जो है, एक और जो है लेखक बोल सकते हैं, आप कवि बोल सकते हैं, तो वो थे विष्णु शर्मा, जिन्होंने पंचतंत्र जो शासक की रचना की थी। तो किसने की थी पंचतंत्र शासक की रचना? तो विष्णु शर्मा ने की थी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि जो पंचतंत्र है, जो ग्रंथ है आपका, उस ग्रंथ को क्या है विश्व का जो है सबसे जो प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने। किस काल की बात है ये? तो गुप्त, जो आपका गुप्त काल है उस काल की ये बात है। तो ये गुप्त काल से संबंधित है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ये आपका हो गया है। इसके बाद समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी वो हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की जाए, पहले हमने पढ़ा चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है, चाहे वो किसी भी, चाहे ए ग्रेड का, बी ग्रेड का, सी ग्रेड का, या किसी भी लेवल का, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, तो सभी में ये क्वेश्चन आपका अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता ही है कि जो आपका चीनी यात्री था, चीनी जो बौद्ध यात्री था जिसका नाम था फायान। फायान किसके समय में भारत आया? तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। और कब, कितने वर्षों तक रहा था ये? 6 से 7 वर्ष तक ये आपका जो है इंडिया में रहा था। कई बार डेट भी पूछी जाती है, 399 से लेकर 405 तक जो ये आपका भारत में रहा था। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे आप।
इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय को सिंहसेन, देवराज, नरेंद्रगुप्त, विक्रमादित्य आदि के नामों से भी जाना जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा नाम है? एक आपका देवराज, साथ ही आपका जो विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो या किस नाम से जाना जाता? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की ये बात की गई थी। इसके बाद बात की जाए चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? तो ये था आपका कुमारगुप्त प्रथम। अब कुमारगुप्त प्रथम जो है इसने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर लीजिए। गुप्त जो आपका कुमारगुप्त है, कुमारगुप्त ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। एक और विश्वविद्यालय तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी धर्मपाल ने। साथ साथ ये सारे फैक्ट याद रख लीजिए, बेशक ये गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड नहीं है, उसके बाद भी आपको पता होना चाहिए। तक्षशिला की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। नालंदा की किसने की है? तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, कुमारगुप्त ने की। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार ध्यान से इसको देखना है। नालंदा विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुप्त साम्राज्य की जो सबसे बड़ी इकाई थी देश की, तो जिसका जो शासक को क्या कहा जाता है? उसके कहा जाता है गुप्ता। तो आपने ध्यान रखना है। इसी तरह जो ग्राम की जो सबसे छोटी इकाई थी गुप्त काल में, उससे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था पेट। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। वराहमिहिर गुप्त काल का महान वैज्ञानिक था। तो आपने ध्यान रखना है, वराह जो मिहिर है उनका संबंध किस काल से है या किस साम्राज्य से? तो गुप्त काल से। जो इनका है, ये इकाई थे, एक महान वैज्ञानिक थे। किस काल के थे? तो ये आपके गुप्त काल के थे। जो वराहमिहिर ने पंच सिद्धांत और वृहत संहिता रचनाएं इसकी प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। जो वराहमिहिर इन्होंने क्या क्या लिखा? पंच सिद्धांत की रचना किसने की? वराहमिहिर ने। इसके अलावा वृहत संहिता की रचना किसके द्वारा की गई? ये भी आपकी वराहमिहिर द्वारा की गई। इसके अलावा जो आपका दशमलव प्रणाली का जो आविष्कार है वो किस काल में हुआ? तो ये भी आपका गुप्त काल में। इंपॉर्टेंट है, दशमलव प्रणाली कहाँ से चली? तो ये आपकी गुप्त काल से ये संबंधित है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी याद रखेंगे। आगे है आपके पास कालिदास, जो है गुप्त काल के महान कवि थे। इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखें। कालिदास से किसके संबंध थे? तो ये सामंती किस काल से संबंधित है? तो ये आपके गुप्त काल के जो एक महान कवि थे। आर्यभट्ट गुप्त काल का प्रसिद्ध ज्योतिषी था तथा गणित जो है गणित का महान पंडित था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आर्यभट्ट आपको ऐसे भी पता होगा, आर्यभट्ट इंपॉर्टेंट है। तो आर्यभट्ट का किसका संबंध है? तो ये गुप्त काल से आप इसका संबंध है। अष्टांग संग्रह चिकित्सा विज्ञान की महान रचना मानी जाती है। तो अष्टांग संग्रह जो है चिकित्सा विज्ञान की महान रचना है। इसका संबंध भी किस काल से या इसकी जो रचना किस काल में की गई? तो ये भी आपकी गुप्त काल में की गई। गुप्त काल की जो अजंता एलोरा की गुफाएं काफ़ी प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है आपकी अजंता एलोरा की गुफा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो गुफाएं काफ़ी प्रसिद्ध है, कहाँ से संबंधित है? गुप्त काल से। कौन कौन सी है? तो आपकी जो गुफा नंबर 16, 17 और जो गुफा नंबर 19 है, ये किसके समय में बनी थी? तो ये गुप्त काल के समय से संबंधित है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका जो अंतिम प्रश्न है, अंतिम गुप्त शासक कौन था आपका गुप्त काल का? तो ये था आपका भानुगुप्त। साथ ही गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो गुप्त काल को क्यों जाना था? क्योंकि इस समय जो है आपका कला, चिकित्सा, जितने भी आपके क्षेत्र है, साहित्य या मंदिरों का निर्माण भी किस काल में शुरू हुआ? तो ये भी आपका गुप्त काल में। साथ ही जो गुप्त काल में जो पूजा की जाती थी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन सभी की पूजा भी जो है गुप्त काल में इसका जो है की जाती थी। ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई होप आपके लिए ये वीडियो आज की हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ऐसी ही जो है आपको जो है वन लाइनर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट हर साम्राज्य से, चाहे वो पुष्यमित्र शुंग हो या फिर मौर्य काल हो या फिर हर्यक वंश हो, इन सभी से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इसकी जो नेक्स्ट सीरीज आपके लिए लेके आऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जो है शेयर करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक ही कैसे पहुंचेगी। तो मेरी सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री होती है और मैं नोट्स के थ्रू ही आपको पढ़ाता हूं। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।